start. Yes, very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. Good afternoon, sir. Yes, that's okay. So, without wasting any of our time, I welcome you all to yet another session of CA Foundation Law. CA Foundation के लॉ के हमारे सेशन में हमने अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया है, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. वेटेज के हिसाब से बता दिया है मैंने आप सभी लोगों को कि ये 40% वेटेज आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में रखता है, जहां पे 60 मार्क में से तकरीबन 22 से 25 मार्क के क्वेश्चंस अकेले इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे. इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये चैप्टर कितना ज्यादा जरूरी है प्रिपरेशन वाइज. मैंने करीब से देखा है कि सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट 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 ही करते रह जाते हैं और बाकी के एक्ट वो कभी पढ़ ही नहीं पाते. हमें वो गलती नहीं करनी है. हमें हर एक्ट पे उतनी ही कमांड रखनी है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 मार्क्स के लिए है तो बचे हुए सारे एक्ट 38 मार्क्स के लिए, और कंपेरेटिवली बचे हुए पूरे एक्ट का सिलेबस एक तरफ है और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस एक तरफ. अनडाउटेडली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज क्वाइट लेंदी एज कंपेयर्ड टू other act syllabus which is given to you. But my dear friends, let me tell you one thing for clear. This act is comparatively simple to understand as compared to others. कंपनीज एक्ट अनडाउटेडली आपको इजी जाएगा क्योंकि वो आप 11th-12th में पढ़े हो. 11th-12th में पूरा कंपनीज एक्ट का रेफरेंस है, जहाँ पे एसपी का चैप्टर नंबर 2, 3, 4 पे ही पूरा कंपनीज एक्ट का सिलेबस है. तो वो 7-8 मार्क इजी जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेंदी है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी. रिपीटेटिव रीडिंग, रिपीटेटिव टेस्ट अपने आप ही सभी चीजों को आसान कर देगी. इस वाले चैप्टर में हम यूनिट वाइज के एग्जाम्स को जाएंगे और फिर बाद में पूरे चैप्टर पे कंबाइंड टेस्ट भी लेंगे. तो आप एग्जाम के हद तक तो चिंता मत ही करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है एग्जाम का स्केड्यूल ऑलरेडी आपका फाउंडेशन का 1 महीने का बुक है. ये हिसाब से आगे चीजें चलती रहेगी. हर संडे टू संडे आपकी एग्जाम्स यहां से आगे होनी है और वो होके रहेगी. वीकडेज में अब एग्जाम लेने का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है वीकडेज पूरा पैक है शाम के 6 बजे तक. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जहां पे पहले दिन मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस है, उसमें से अभी फाउंडेशन में कितने पढ़ने हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कितने जा चुके हैं, उसके बाद की स्पेशल एक्ट है जो आप इंटर में पढ़ने वाले हो. फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या है. कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच स्टेट्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. जिसके बाद हमने ये समझा दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ओनली दोज एग्रीमेंट व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट. ओनली दोज एग्रीमेंट व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो? हाँ या ना? ये भी हमने देखा. सी lastly, in last lecture we understood the different types of contract, where we saw the classification of the contract on the basis of validity. So can you please tell me what are the different types of contract on the basis of validity? Yes, newcomer. Types of contract, if you remember, कल पढ़ाया ना मैंने. What are the different types of contract on the basis of validity? Be loud. Voidable contract, again void contract, valid contract, voidable contract. ये 3 ठीक है. और भी टाइप है. अनएनफोर्सेबल, एक और है इलीगल अग्रीमेंट. सिट डाउन. इलीगल अग्रीमेंट. There is again classification of contract on the basis of formation. What are they, Daima? Classification of contract on the basis of formation. On the basis of formation. Express and implied. Express contract, implied contract and और भी है. Express contract, implied contracts, quasi contract and e-commerce contract, right? Tacit और quasi contract ये दोनों implied contract के ही टाइप है. फिर lastly
वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. क्या है अमर वो? on the basis of basis of performance. Amar, not Amber, Amar. Bhale, types of contract on the basis of performance. Executed and executory. Executory is again of two types, unilateral and bilateral. अभी ओके? अभी ओके? किसी कोई पूछना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? मैंने एक पार्ट छोड़ा था इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब हम जब सब सारे टाइप समझ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आज के हमारे डिस्कशन में इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जितना कुछ भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, काफी प्रिसाइज और काफी समराइज तरीके में पढ़ाऊंगा. समराइज तरीके में पढ़ाने की यह वजह है क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बहुत डिटेल में जो है यूनिट नंबर 3 में essentials of valid contract में पढ़ने वाले हैं. But there are certain conditions which are expressly provided in section number 10 which form the essentials of valid contract. Section number 10 of the Indian Contract Act 1872 expressly provides the conditions which are required to be fulfilled to form a valid contract. To form a valid contract, which we will learn, which we will see in unit number 3. But there are certain other conditions which are not expressly provided in the Indian Contract Act, but as per the court's discretion and the court's judgment in various cases, they are also considered to be essential to form a valid contract. देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 के अंदर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं. ऐसे कौन से पॉइंट्स है विच आर इसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली प्रोवाइड. एक्सप्रेसली का मतलब रिटर्न फॉर्मेट में, रिटर्न में दिया है एक्सप्रेसली दैट दिस आर द एसेंशियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन ओवर द पीरियड बहुत से ऐसे केसेस कोर्ट के सामने आए हैं जहां पर कुछ मुद्दे ऐसे भी निकले जहां पर कोर्ट को लगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये पॉइंट भी जरूरी है. सो दीज आर एसेंशियल्स व्हिच आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10 बट have to be fulfilled to form a valid contract. इन पॉइंट का थोड़ा ज्यादा डिस्कशन डिटेल में हम आज करेंगे. Conditions which are expressly provided in section number 10 will be discussed in unit number 3. Okay, start करें. Essentials of valid contract. Before starting with the essentials of valid contract, yesterday I told you what are the different types of contract. जिसमें classification of the contract on the basis of validity, first type was valid contract. Yes, Om, what is the definition of valid contract? Absent थे. अच्छा. विभूते, what is the definition of valid contract? इतना ध्यान होना चाहिए क्लास में कि क्लास में बोलते वक्त कि सर जो बोल रहे हैं वो दिमाग में फिट बैठना चाहिए. हाँ भाले, what are valid contracts? मुंदड़ा जी, हाँ जो लीगल होता है. अच्छा, दायमा जी कुछ ज्यादा है डेफिनेशन. हाँ गणेश, हाँ और कुछ गणेश, विष्णु एंड हाँ valid contracts are those contracts which fulfill the essentials of a valid contract. A contract is called as valid contract which fulfills all the conditions of all the essentials of a valid contract. अब essentials में क्या है वो आज देखेंगे. यानी कि ये जो essentials of valid contract है ये सारे conditions को जो contract fulfill करता है, जो contract fulfill करता है वही कहलाया जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. इसका मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबिलिटी के वक्त एनफोर्स नहीं किया जा सकता. एट द टाइम ऑफ स्टार्ट और एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट लेटर ऑन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस
arising in the contract beyond the control of the parties, the contract turns to be void or invalid, or it does not fulfill any of the conditions of the valid contract or essentials of the valid contract. Hence the contract turns void. Hence the contract turns void. Yes or no? हाँ या ना? What is voidable contract, Vaishnavi? हाँ. Defined in which section? Section number 2I of the Indian Contract Act 1872 defines the word voidable contract. Even I am learning with you. This is my second, third batch. बट मेरा पढ़ाने का और पढ़ने का थ्योरी का तरीका ही यही है कि मैं एक बार पढ़ता हूं तो मुझे चीज याद रहती है. तुम पढ़ भी रहे हो, तुम लिख भी रहे हो, तुम क्लास कर भी रहे हो, फिर भी तुम्हें चीजें साधी याद नहीं, तो तुम समझो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है. व्हाट इज आवर कॉन्सेंट्रेशन लेवल? हाउ फोकस्ड वी आर टुवर्ड्स आवर लर्निंग. Until unless there is concentrated focused learning, there is no output. Yes, what is voidable contract, Harshada? Contract, a contract under which, it's okay, पहले प्राइमरी डेज है. हाँ हाँ, तो अभी इस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे हम. ये लॉ है. अगर आपको डेफिनेशन में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो जैसा दिया वैसा ही लिखना पड़ेगा, वैसे ही लिखना पड़ेगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक और नोटबुक बनाएंगे, छोटी सी 200 पेज की या 100 पेज की नोटबुक बनाना, जिस नोटबुक का हम नाम देंगे डेफिनेशन बुक. क्या देंगे बेटा? क्या देंगे? इस डेफिनेशन बुक के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखेंगे. आप में से कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो दिन में एक बार या बोलते हो? हाथ ऊपर करो. डेली बेसिस पे, विदाउट फेल, नॉट इवन अ सिंगल डे यू फेल, एवरी डे कंपल्सरी. चलो बहुत अच्छी बात है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाइस. मुझे बहुत बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, मैं सोचता हूं लेकिन होता नहीं. पुराने लोग कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का डेली उच्चार होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होती है. राइट? हाँ हो, विष्णूचे 1000 नाम, त्याचा उच्चार विष्णु सहस्त्र नाम. माय दादा यूज्ड टू डू, सो इज अ हैप्पी मैन वेरेवर ही इज. सो विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चार होना चाहिए, हनुमान चालीसा का उच्चार होना चाहिए. अब ठीक उसी तरह से समझ लीजिए ये डेफिनेशन बुक आपकी हनुमान चालीसा है. क्या है बेटा? ये हनुमान चालीसा. तब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं. अगर आप मास्टरी चाहते हो लॉ में तो आपको डेली बेसिस पे ये लॉ की डेफिनेशन बुक पढ़नी होगी. सोने के बाद उठने से पहले रोज पढ़ना है ना. सो हमारी ये डेफिनेशन चालीसा जो है सोने के बाद उठने से पहले रोज पढ़ लेना याद से, क्योंकि तुम यही करने वाले हो. क्योंकि मुझे मालूम है, मैं अगर बोल दूं भाले सोने से पहले पढ़ लेना, उठने के बाद खोलकर वापस एक बार पढ़ लेना, तो हमारा भाले सोने के बाद पढ़ लेगा और उठने से पहले पढ़ेगा. तो सोने के बाद और उठने से पहले नहीं पढ़ना है, सोने से पहले और उठने के बाद डेली बेसिस पे उठकर पहला काम करो. ब्रश करते करते भी पढ़ सकते हो. प्लीज डेली बेसिस पर, मैं क्या बोल रहा हूं, डेली बेसिस पर डेफिनेशंस लिखो और डेली बेसिस पर डेफिनेशंस को पढ़ो. कब तक पढ़ो? जब तक वो दिमाग में बात फिट नहीं बैठ जाती. हमें रट्टा मार का सिस्टम नहीं करना है, हमें रीडिंग से अपने आप में चीजें डेवलप करनी है. जैसे कल इतने सारे डेफिनेशंस हुए, हमने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखा, अग्रीमेंट का देखा, फिर प्रॉमिस का देखा, प्रपोजल का देखा,
फिर उसके अलावा एक्सेप्टेंस का देखा, कंसिडरेशन का देखा, हमने डेफिनेशन देखे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, वॉइड क्या होता है, वैलिड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो क्या है, ऐसे बहुत से छोटी मोटी चीजें हमने देखी है। हाँ या ना? इतनी चीजें याद रहती है क्या? नहीं रहती, याद रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे हम? डेफिनेशन चालीसा बनाओ। इस डेफिनेशन चालीसा के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको दिए गए हैं, बताए गए हैं, उन सभी डेफिनेशंस को ठीक तरह से लिखिए। लेट्स से अल्टीमेटली 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया फाइनल एग्जाम में, डिफाइन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और ये लिख दी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, जहाँ पे कोर्शन है, जहाँ पे एंडी इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे अग्रीड पार्टी है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा लिखेंगे तो 0 मार्क आता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जाम है। वहां पे एज इट इज होना चाहिए, एज पर सेक्शन 2I of the Indian Contract Act 1872. Any contract, a contract is called as voidable contract wherever in a contract free consent of parties so caused. So in a contract, one of the party to the contract has a right to turn the contract void where free consent of the party is so caused. Even मुझे भी exactly ध्यान नहीं रहता, लेकिन मुझे तो एग्जाम देनी नहीं है। एग्जाम किसे देनी है? तुम्हें देनी है, राइट? सो प्लीज डेफिनेशन की बुक बनाओ, इसे सोने से पहले और उठने के बाद रोजाना पढ़ो। ऐसे रोजाना पढ़ते रहोगे ना, तो ये आपके दिनचर्या का एक 15 मिनट का जो है एक शेड्यूल बनेगा। इस हिसाब से पढ़ाई में डिसिप्लिन लगाई जाती है, इस हिसाब से पढ़ाई में डिसिप्लिन लगाई जाती है। अभी हाँ भी बोलेंगे, करेंगे भी, आज के दिन करेंगे, कल करेंगे, परसों से भूल जाएंगे। सीए का सबसे बड़ा कोर्स का प्रॉब्लम है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। यू डू दिस फॉर एंड एंड यू सी द मास्टरी एंड कमांड यू विल हैव ऑन लॉ। लास्ट तक मेरे साथ रोज करो, ये मेरे बैच होने तक ही तुम खुद देखना तुम्हारी इस सब्जेक्ट में कमांड कितनी रहेगी। कमांड होना जरूरी है, ये सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट है। इसे अननेसेसरी हम डिफिकल्ट बना लेते हैं, इसे अननेसेसरी हम डिफिकल्ट बना लेते हैं। डेफिनेशन बुक में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सभी चीजों को आपको लिखना है और डेली बेसिस पे उसे पढ़ते रहना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद करता हूं कल तक सब लोग डेफिनेशन बुक बना भी लेंगे, कल पढ़ेंगे भी। एक बार पढ़ो, देखो एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20-25 दिन चलना है। 25 दिन में 25 बार पढ़ने के बाद वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? इतना बुद्धू तो कोई भी नहीं है, थोड़ा बहुत होंगे भी, लेकिन इतने तो कोई नहीं है, खुदा है माँ, ठीक है? सो डेफिनेशन चालीसा बना लेना, और डेफिनेशन चालीसा की इस बुक को रोजाना उठने के बाद और सोने से पहले, वरना सोने के बाद उठने से पहले पढ़ लोगे। सर पढ़ लिया, कब सोया था? सोने के बाद पढ़ लिया। आपने इतना होमवर्क दिया कि आंखों में भी लॉय आ रहा है, सपनों में भी लॉय आ रहा है। आजकल आ रहे होंगे ना सपने, सपने में भी ऐसे सपने आ रहे होंगे कि सर राइटिंग वर्क करा रहे, मैं कहीं बैठा हूं, बैठी हूं और मैं राइटिंग वर्क ही कर रहे हूं। ऐसे सपने आ रहे क्या किसी को? और सपने में दिनेश सर आ रहे, नोटबुक कहां है तुम्हारी कंप्लीटेड, बताओ। चलो शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन essentials of valid contract. See, this is one of the important point. This is one of the important point, also one of the important units, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। Essentials of valid contract. In terms of section 10, yes, in terms of section 10 of the act, all agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared void. So what is given in section number 10? Yes, read after me. All agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared void. Now this is what is given in section number 10. This is expressly provided in section number 10. This is expressly provided in section number 10. यानी कंपल्सरीली इन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तब अपन क्या करते हैं? डेफिनेशन को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस दिए गए हैं। ऑल अग्रीमेंट, सो अग्रीमेंट्स, ऑल अग्रीमेंट से ये समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला इसेंशियल क्या है? देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। तो मैंने क्या लिखा? एज गिवन बाय सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
there should be an agreement. All agreements or contract if they are made by free consent, यानी अग्रीमेंट होना चाहिए, और अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? दोनों पार्टी की फ्री कंसेंट होना चाहिए। और फ्री कंसेंट कब नहीं होती? जब कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक अगर कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। जैसे कल भाले ने हमारी बेचारी निर्जरा को धमकी दी, कोर्शन अप्लाई किया, तो ये जो कोर्शन वहां पर था अग्रीमेंट में, देयर वाज एन अग्रीमेंट ऑफ सेलिंग द हाउस, बट दिस अग्रीमेंट was added with a coercion, was added with coercion, हाँ या ना? coercion was present, as coercion was present, free consent was absent. Essentials of valid contract क्या बोल रहा है? All agreements are contract if they are made by free consent. So सबसे पहला कंडीशन क्या बोलता है सेक्शन नंबर 10 कि अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट वो जो सोशल ना हो और जो डोमेस्टिक ना हो, वरना ना कटरीना पे केस कर पाओगे, ना रश्मिका पे, और ना अपने पप्पा पे, हाँ या ना? राइट? देयर शुड बी एन अग्रीमेंट एंड दिस अग्रीमेंट शुड बी विद अ फ्री कंसेंट. All agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract. क्या बोल रहा है? Of the parties competent to contract. That means competency of the party should be there. Competent to contract मतलब एग्जाम्पल दिया था कल, मेरे और वरद के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टी हु इज नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चों, तब मैं आपको बताऊंगा हु इज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर क्लियरली दिया गया है अ पर्सन कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेजर. मेजर यानी as defined in majority act, a person is considered a major for the purpose of entering into contract if he has attained the age of 18. Varad is 17 now, he has not completed his 18 years. He is not completed his 18 years. Until and unless Varad completes 18 years, agreement can't be done with Varad, because Varad is not a person who is competent to कॉन्ट्रैक्ट. कंपेटेंसी के बहुत से नियम हैं जो हम यूनिट नंबर 3 में देखेंगे. पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो मेजर होना चाहिए. पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी ही शुड नॉट बी इनसेन. वो पागल या दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हुए वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए. क्या ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को समझ सकते हैं? नहीं. तो ऐसे लोगों को भी परमिटेड नहीं है. दे आर ऑल्सो नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड कंपेटेंसी की एक और कंडीशन है, ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट. ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट. ऐसे कंपेटेंसी की बहुत सारे कंडीशंस है. तो ये आगे जो हम पढ़ रहे हैं, ऑल अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration. Consideration in the contract should be lawful. Consideration in the contract should be lawful. For example, there is a contract between Ayush and Om Anantwal. There is a contract between Ayush and Om Anantwal where Ayush has promised to pay 1 lakh rupees to Om. And Om has promised to give him ghoda. You know what is ghoda? No katta, घड़ा, घोड़ा. हमारे भाले साहब के गैंगस्टर की भाषा में घोड़ा. I'm talking about gun. I'm talking about gun. See, now there is an agreement. Please, there is an agreement between Ayush and there is an agreement between Om. Ayush has promised to pay Om 1 lakh rupees and Om has promised to give him gun for same. Now gun is a consideration for Ayush for which he is paying 1 lakh rupees. Now buying and selling of weapons, is it lawful? Is it lawful? Is it lawful in India? It is unlawful. So can I say the consideration under the contract is unlawful? भले उसको वो बंदूक लेकर खेत में जाकर शूटिंग करने का होगा या कुछ अपना टाइम पास करने का होगा, कुछ भी होगा, ये सेल्फ प्रोटेक्शन रखने के लिए होगा, चलेगा. लेकिन कंसीडरेशन उसके लिए क्या है? गन है. जो लॉफुल है क्या? लॉफुल है क्या?
आया ना? लेट्स से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रेम एंड जूली. प्रेम promised to pay 50,000 and Julie promised to give उड़ता पंजाब, ड्रग्स. हो जनरल नॉलेज बताओ मत अपना. सो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रियम ने बोला कि मैं 50,000 रुपए दूंगा एंड जूली हैज प्रॉमिस्ड टू गिव ड्रग्स. नाउ कंसिडरेशन फॉर प्रेम इज ड्रग्स. इज इट लॉफुल? इज इट लॉफुल? सो इसेंशियल्स सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. दोनों भी पार्टी के लिए जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए. ओम के लिए कंसिडरेशन पैसा है, जूली के लिए कंसिडरेशन पैसा है, कंसिडरेशन लॉफुल है. लेकिन अदर पार्टी प्रेम के लिए कंसिडरेशन ड्रग्स है, आयुष के लिए कंसिडरेशन गन है, ये कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है. बिकॉज वंस प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर अनदर. सो दोनों भी पार्टी में जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए. दोनों में से एक भी कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. अरे बेटे माय पॉइंट. अब हमारे पॉइंट में जो दो एग्जांपल मैंने दिए, ड्रग्स वाला और गन वाला, इज द कंसिडरेशन लॉफुल? कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल. तो पॉइंट नंबर 4 फुलफिल हो रहा है क्या दोनों एग्रीमेंट में? दोनों एग्रीमेंट पॉइंट नंबर 4 फुलफिल हो रहा है क्या? नहीं. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? नो. These are agreements. Undoubtedly there is agreement, but this is not contract, because both these contract, as they do not fulfill point number 4 of essentials of valid contract as given in section number 10, cannot be enforced by law. कल को ये पैसे दे दिया, वो ड्रग्स नहीं दिया, तो कोर्ट में लेके जाएगा क्या इसको? आनंदवाल को पैसे दे दिया, आनंदवाल गन नहीं दे रहा, तो आयुष का कोर्ट में लेके जाएगा क्या उसको? नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और वैलिड नहीं होने की वजह से इसे कोर्ट के अंदर एनफोर्स नहीं किया जाता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? लॉफुल कंसिडरेशन. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल. कल का एग्जांपल याद करो. Isnu promised to pay 1 lakh rupees to Bhale and Bhale promised to kill me for same. Now consideration for Isnu is killing me. Whatever murder or killing जो सुपारी जो है is consideration for Isnu. अब यहां पे कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है और साथ साथ ऑब्जेक्ट जो है, अब यहां पे कंसिडरेशन की कोई बात ही नहीं है. यहां पे मेन क्या है? ऑब्जेक्ट. इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य, ये ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल है. क्या हमारा कानून किसी का भी मर्डर करने की इजाजत देता है? देता है क्या? हाँ या ना? सो द ऑब्जेक्ट विथ विच द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, इज इट लॉफुल? इज इट लॉफुल? सो essentials of valid contract, section number 10 of the Indian Contract Act also states the contract should be formed with a lawful object. किसी को मार देना, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करना, दंगा फसाद करना, क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? लेट्स से दिल्ली का जो कुछ भी अभी शोर शराबा 26 तारीख को हुआ, वो करने के लिए लोगों को पैसे किसी व्यक्ति ने दिए. अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति के और लोगों के बीच में हुआ, वॉज इट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट? वॉज इट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट? तो कल को दंगाइयों को पैसे नहीं मिले तो क्या दंगाई उसको कोर्ट में लेकर जाकर उसके ऊपर केस कर सकते हैं क्या? कैन इट बी एनफोर्स बाय लॉ, जहां वो उनसे रिकवरी कर सके? इन्होंने बोला दंगा करो, हमने दंगा कर लिया, पैसे दो तो दे नहीं रहे, कोर्ट हमें इंसाफ दो, मिलेगा क्या? दंगाई को भी पिटाई होगी, उसकी भी पिटाई होगी, है या नहीं है? वाई? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट हैविंग अ लॉफुल ऑब्जेक्ट and are not expressly declared to be void, and are not expressly declared to be void. Not expressly declared to be void, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, contract entered with a minor are expressly declared void by law. Contract not entered with to, अभी expressly यानी कोर्ट ने स्पेसिफिकली कुछ ऐसे सिचुएशन दिए हैं जहां पर वो सिचुएशन अगर अराइज होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरीली वॉइड होगा. जैसे कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एक्सप्रेसली वॉइड, यानी आप माइनर के साथ अग्रीमेंट कर ही नहीं सकते. अगर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हो
तो एक्सप्रेसली कंपल्सरीली वो क्या होगा, वॉइड होगा। ऐसे और भी पॉइंट्स है जहां पर कोर्ट ने एक्सप्रेसली बोला है, ऐसे सिचुएशन है, केस है, पॉइंट्स है जहां पे कोर्ट ने एक्सप्रेसली बोला है कि इस तरह की अग्रीमेंट कुछ है तो वो वॉइड ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेटिंग इज एक्सप्रेसली वॉइड। हमारे इंडिया में बेटिंग इलीगल है और बेटिंग का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कंपल्सरी क्या है, वॉइड है। वॉइड एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, राइट। एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इसके अंदर कुछ कंडीशंस है जिसे हम डिटेल में यूनिट नंबर 3 में देखेंगे। तभी देखो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 मैंने ये 6 पॉइंट इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाए। यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द फ्री कंसेंट, नॉट कंसेप्ट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। The parties to the contract should be competent. There should be competency of the parties. There should be lawful consideration. There should be lawful consideration. There should be legal object or lawful object. And there should be, the contract should not be expressly declared void. यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसे कोर्ट ने एक्सप्रेसली बोला है कि इस तरह का अग्रीमेंट वॉइड है। उनमें से कोई अग्रीमेंट हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसली जो वॉइड बोला है और अगर वापस वैसे ही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड। जहां स्पेसिफिकली कोर्ट ने बताया है कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइड है, उसके बावजूद अगर मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो वो क्या होगा बेटा, वॉइड। हाँ या ना, हाँ या ना। सो दीज आर द कंडीशंस which are essentials to form a valid contract. What is valid contract? Valid contracts are contracts which fulfill all the conditions of essentials of valid contract. Now you know what are the essentials of valid contract. What are the essentials of valid contract? There should be an agreement. There should be an agreement. Second point क्या बोलता है, there should be free consent. There should be free consent. There should be competency of parties. There should be lawful consideration. There should be lawful object. There should be agreement which are not expressly declared to be void. अभी डेफिनेशन बुक में तुम डेफिनेशन लिख दिए, लेकिन कल आके मैंने क्वेश्चन बोला कि मुंद्रे जी बताओ व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली इन सेक्शन नंबर 10। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर बाकी की याद नहीं आ रहे, याद कब आएंगे, जब हम रिपीटेडली उसे पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, डेफिनेशन 40 है, डेफिनेशन की बुक के अंदर हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखेंगे, साथ ही साथ ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखना जरूरी है उसको याद रखने के लिए भी उसके भी पॉइंट्स वहां पे लिखो और उन पॉइंट्स को पढ़ते जाओ। अंदर का मसाला तुम तुम्हारे मन से लिख सकते हो। अब समझ लो फाइनल एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10। तुमको सब याद है, लेकिन लिखना कब समझेगा, जब आपको पॉइंट याद होंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कुछ एक गोल कर दिया तो हो गया कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, नहीं, ये एक राइटिंग पेपर है। राइटिंग पेपर को अगर ठीक से करना है तो उसके लिए आपको पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। पूरे मॉड्यूल में जितने चैप्टर है, जितने पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स, उन सभी मेन पॉइंट को याद रखना होगा। जो डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस को याद रखना होगा, तभी आप लॉ में मास्टरी पा सकते हो। और पॉइंट्स याद कब रहेंगे, जब उसकी रिपीटेटिव रीडिंग होगी। एक और तरीका है जो मैंने आपको 11-12 में बताया, वो है मेमोरी टेक्निक। हाई हाई हेलो ले लो, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। मेमोरी टेक्निक याद है तो आज भी पॉइंट याद है कि नहीं, यहां से 5 साल बाद भी याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे। तो इसी तरह से सीए फाउंडेशन लॉ में भी बहुत से पॉइंट्स है जिसको याद रखना कंपलसरी है, जिसके बगैर आप लॉ का पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर वो करना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ के याद नहीं हो रहा है तो प्लीज उसकी मेमोरी टेक्निक बनाओ, खुद करो और खुद सॉल्व करो। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ मेमोरी टेक्निक प्रोवाइड करूंगा। इस लेवल पे तुम्हें मैच्योरिटी दिखानी होगी। अगर तुम्हें लगता है पॉइंट्स मुझे याद नहीं रहते तो मेमोरी टेक्निक आप खुद बनाओ, खुद याद करो और खुद याद रखो। समझ में आ रहा है? टेक्निक मैंने बता दिया आपको, जो टेक्निक आपको 11वीं 12वीं में बताइए कि एक थ्योरी पेपर को कैसा प्रिपेयर करते हैं। थ्योरी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए। वो कब आएगी, जब राइटिंग प्रैक्टिस करो, जो मैं आपसे रोज करवा रहा हूं। थ्योरी पेपर में मार्क्स कब आते हैं, जब उसका सिस्टमेटिक फॉर्मेट में राइटिंग करते हैं। कैसा लिखना ये भी आपको बताया है। और लॉ में कुछ
केस स्टडी के बारे में जो बताना है वो मैं आपको बता दूंगा। थ्योरी पेपर में मार्क्स कब मिलते हैं? जब हम हर पॉइंट बगैर भूले लिखते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अब 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस है तो इवन आईसा माइट एक्सपेक्ट कि 6 में से 4 एसेंशियल्स भी आ गए तो बहुत है, लेकिन अगर आप 6 की 6 पॉइंट लिखते हो तो तुम्हारा इंप्रेशन अलग रहता है। और वो कब होगा? जब हम पॉइंट्स याद रखते हैं। पॉइंट्स याद रखने के लिए हमें रिपीटेटिव रीडिंग चाहिए पॉइंट्स की। अगर वैसे याद नहीं रह रहा तो मेमोरी टेक्निक बनाओ और याद करो, लेकिन याद रखना जरूरी है। अरे गेट माय पॉइंट? तो डेफिनेशन 40 है कि हमारी बुक में हमें डेफिनेशंस के साथ साथ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसका भी वहां पे लिखकर नोटिंग करना होगा और उसे रोज रोज पढ़ना होगा, क्योंकि रोज रोज पढ़ोगे तो 4 दिन के बाद जब मैं मुंदड़ा जी को पूछूंगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10, ही विल बी एबल टू आंसर ऑल 6 पॉइंट्स। तो क्या मतलब? डेफिनेशन आ रहे हैं और एसेंशियल्स ही मालूम नहीं तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेफिनेशन की बुक में क्या क्या लिखना है? डेफिनेशंस लिखना है, साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? So these are the different conditions for forming a valid contract or essentials of valid contract which are expressly provided in section number 10 of the Indian Contract Act 1872. But essentials of valid contract as given in section number 10 are not complete and exclusive. यानी इतने ही इसेंशियल्स है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत से केस जो है कोर्ट के सामने आए, देयर वर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस एंड केसेस व्हिच केम इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, जहां पे कोर्ट ने उस केस को देखने के बाद, समझने के बाद, अपने निर्णय पास करने के बाद उन्हें ऐसा समझ में आया कि सेक्शन नंबर 10 में जितने कंडीशंस दिए गए हैं अनडाउटेडली दे आर इसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंडीशन है जो केस दर केस उनके सामने आए जिनका मौजूद होना जरूरी है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ वील लुक इनटू ऑल दोस कंडीशंस व्हिच आर नॉट गिवन इन सेक्शन नंबर 10. These are not given in section number 10 but are considered essential to form a valid contract. कहीं पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इन कंडीशंस का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगर आप बेयर एक्ट ओपन करके देखोगे तो ये अदर इसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी वहां पे कोई भी रेफरेंस नहीं है, लेकिन कोर्ट के सामने बहुत से ऐसे केस आए जहां से ये पॉइंट निकल के आए, जहां कोर्ट को लगता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये सारे पॉइंट भी कंपलसरी है। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द इसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10. अब हम वो पॉइंट देखेंगे जिनका होना भी जरूरी है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, but are not expressly provided in section number 10. पहला पॉइंट क्या है? टू parties. What is the first point? Two parties. There should be two parties to the contract. I promise to myself that I'll sell my BMW to myself for rupees 3 lakh and I promise to myself I'll pay 3 lakh rupees to myself for selling my bike. Contract हो गया? There is an agreement, there is acceptance, there is proposal, there is acceptance, there is consideration, there is everything. What is the problem? What is the problem? तो क्या हुआ? सिंगल पार्टी कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसे थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, आईने में रुक के मैं खुद को बोल रहा हूं, यू ऑफर, यू एक्सेप्टेंस। लोग पागल बोलेंगे, सर सटक गए क्या बोले? सो इसका मतलब क्या है? डू यू अग्री? इसका मतलब क्या है? क्या तुम अग्री करते हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक अकेला व्यक्ति खुद के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है क्या? क्योंकि हमने डेफिनेशन देखे अलग अलग। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल क्या है? क्या है? सबसे पहले देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अग्रीमेंट बनने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रपोजल। When one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other to such an act or absistence is called, he said, to make a proposal. When one person signifies to another, how can I signify to myself? वहां पे क्या दिया क्लियरली?
व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी प्रपोजल तभी होगा जब मैं किसी और व्यक्ति को सिग्निफाई करूंगा या कम्युनिकेट करूंगा। मैं खुद को कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं किसी और को कर रहा हूं क्या? नहीं, तो इसका मतलब प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है तो प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस नहीं है तो अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो भले ही सेक्शन नंबर 10 में दिया नहीं है, क्या ये समझती बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज लगते हैं? यस और नो? हाँ या ना? सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। गणेश ऑफर्ड टू सेल हिज बाइक टू इस्नू एंड इस्नू प्रॉमिस टू पे ₹20,000। दोनों के बीच में करार हो गया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। नाउ जब कभी भी हम ऐसा व्यवहारिक या ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज अंडरस्टूड दैट वी बोथ पार्टीज आर क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप विद ईच अदर। अगर आप किराना दुकान पे जाते हो, समझ लो अभी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो ऐसा बोलता है क्या, गणेश ठीक है मैं तुम्हें गाड़ी तो बेच रहा हूं विष्णु, तुम पैसे देने का वादा तो कर रहे हो तुम, लेकिन ध्यान रखना तुम अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा। ऐसा कोई बोलता है क्या? हर बार कॉन्ट्रैक्ट करते तो हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, मामा हम पैसे तो दे रहे हैं लेकिन चीज तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं तो मैं तुमको कोर्ट में लेके जाऊंगी, ऐसा बोलता है? बोलता है क्या कोई? कि एक्सप्रेसली बोलता है क्या? नहीं। बोलने का मतलब क्या है? यस, बोलने का मतलब क्या है, कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक्सप्रेसली ये जताया नहीं जाता। एक्सप्रेसली मतलब आइदर इन रिटर्न और आइदर इन ओरल। एक्सप्रेसली कहीं ये जताया नहीं जाता कि दोनों पार्टी जो है लीगल रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है। आया ना अमर तोड़ ने? चलो, कहीं पर भी दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप में वो दोनों एंटर करना चाहते हैं, ऐसा एक्सप्रेसली कहीं बताते नहीं है। इट इज अंडरस्टूड फैक्ट, जहां गणेश को ये समझती बात है कि मैं व्यवहार गणेश विष्णु के साथ कर रहा है, विष्णु को समझती बात है कि गणेश मेरे साथ कर रहा है, दोनों को भी पता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस कंप्लीट करना जरूरी है, बिकॉज वी आर अबाइडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वी आर अबाइडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता हूं तो गणेश मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, और अगर गणेश फुलफिल नहीं करता है तो विष्णु लीगल एक्शन ले सकता है। ये समझती बात है, ये समझती बात है। हाँ या ना? ये समझती बात है नहीं है? राइट? दैट मीन्स जब कभी भी दो व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे, इट इज बट obvious accepted that the parties are intending to create a legal relationship. Now there was an agreement between Bhale and Katrina. There was an agreement between Rashmika and Ishnu. There was an agreement between Sakshi and her dad. But did the parties intend to create a legal relationship? Ha ya na? Ha ya na? So do you think to form a valid contract there should be intention to create legal relationship? Yes. Why no? If there is no intention to create legal relationship, how can there be a contract? जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने दिए भाले का, विष्णु का, साक्षी का, इन कॉन्ट्रैक्ट में दोनों भी पार्टीज के दिमाग में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। कहीं पर भी साक्षी के दिमाग में ऐसा नहीं है कि पापा ने मोबाइल नहीं दिया तो मैं उनको कोर्ट में लेके जाऊंगी, ऐसा कोई इंटेंशन है क्या? नहीं है। यानी जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर विष्णु और गणेश के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो ये समझती बात है कि दोनों भी पार्टीज आर इंटेंडिंग टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जहां दोनों को भी पता है दोनों में से कोई पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते तो दूसरा पार्टी, अग्रीड पार्टी जो है, उस दूसरे पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, कानूनी एक्शन ले सकता है। हाँ या ना? So there should be intention to create legal relationship. Next, fulfillment of legal formalities. There are certain legal formalities which have to be completed to form contract. अगर वो legal formalities को अगर हम पूरा नहीं करते, there cannot be a valid contract.
जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस करने के लिए अगर आपने एलआईसी आपके पापा ने मम्मी ने निकाली होगी आपकी, तो आपने देखा होगा कि आपको मेडिकल चेकअप के लिए लेके गए। मेडिकल चेकअप होने के बाद ही आपकी एलआईसी पॉलिसी बनती है, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है, फॉर्मेलिटी है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का अगर इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है। और मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए उसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होगी, जहां पे एक बेसिक मेडिकल चेकअप हर व्यक्ति का कराना पड़ता है। बेसिक मेडिकल चेकअप होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कोई सीवियर प्रॉब्लम है, कोई सीवियर डिसीज है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता। जैसे कैंसर जिस व्यक्ति को है, उस व्यक्ति का इंश्योरेंस बाद में नहीं होता, आफ्टर नोइंग दैट ही हैज कैंसर। समझ लो मुझे वो बीमारी नहीं है, देन आई कैन हैव इंश्योरेंस, लेकिन जब मुझे मालूम है कि मुझे बीमारी है, फिर जाकर मैं इंश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि फॉर्मेलिटी ये कहती है जब भी आप इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस लेने से पहले आपका मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। सो ये कहां पर आता है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। और मैंने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इंश्योरेंस ले लिया, और इंश्योरेंस के अंदर मेरा मेडिकल चेकअप कराया नहीं। सो क्या मैंने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की? नो। सो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ है, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, एक है एविएटर, एक है एक्टिवा आई और है एक्टिवा 3G। I proposed to Isnu that I want to sell my bike, I want to sell my moped for rupees 30,000. Vishnu accepted the offer. He said, yes, I will buy your bike, sir, for rupees 30,000. Now there is a proposal, there is an acceptance, there is an agreement, and there can be a valid contract. But there is lack of certainty of meaning. Vishnu is not sure कि कौन सी गाड़ी एक्चुअल सर बेच रहे हैं। उसे अभी भी ये लगता है कि सर मुझे एविएटर गाड़ी बेच रहे हैं। और इवन आई एम नॉट श्योर कि विष्णु कौन से गाड़ी का एक्सेप्टेंस दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे जो एक्टिवा आई बेचनी है वही विष्णु खरीदना चाहता है। मैं बेचना चाहता हूं एक्टिवा आई, विष्णु खरीदना चाहता है एविएटर। आर वी बोथ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस? When two parties to contract don't understand the agreement in the same thing, in the same sense, there is lack of certainty of meaning, जिसे हम कहते हैं there is absence of conscious addendum। ये एक लीगल वर्ड है। conscious addendum का मतलब होता है same thing in the same sense। I should be very clear, the meaning of the contract should be very certain that I want to sell my Activa I for rupees 30,000. Because he wanted to buy aviator, he would never have accepted the offer. He said कि नहीं सर मुझे नहीं खरीदना आपकी एक्टिवा है, अगर एविएटर बेचना है तो देखो। लेकिन हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इस एग्रीमेंट में सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है क्या? नहीं है। हम दोनों के बीच में गाड़ी खरीदने का और बेचने का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कौन सी गाड़ी ये सर्टेन नहीं है। So due to lack of certainty of meaning, this contract cannot be a valid contract. So there should be certainty of meaning. There should be certainty of meaning. Next, possibility of performance. Whatever contract you are entering or the contract entered between two parties should be such that there should be possibility of performance. भले गया कटरीना के पास and he sit on knees, Gulab giving and saying, will you marry me? Will you marry me? तो कटरीना बोली, भाले मैं एक बार की शादी कर भी लूंगी, लेकिन इतने मुझे चाहने वाले हैं, इतने लोग मुझे प्रपोज करते हैं, इतने लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दोस्त अजीत भी मेरे को फोन कर रहा है, तुम्हारा दोस्त रितेश भी कर रहा है, कम ज्यादा को नए आईफोन से मुंदड़ा जी भी मैसेज कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ मैं तुम्हें हाँ क्यों दूं? Why should I say yes to you? Can you do something for me which the other guys can't do? He said, yes, I will do something for you. जो कोई नहीं कर सकता। बोले क्या? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा। वो तारे को तोड़ तोड़ा के लाएगा। माझ्या कटरीनाला मेसेज करतो, क्यों
तो अब यस पॉइंट पे आओ। भाले क्या बोल रहा है कटरीना को, तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ तो करो कटरीना, तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़कर ला लूंगा। हाइट बहुत ज्यादा है उसका, ऐसे जुबुक करके तोड़ लेगा। तो मुद्दा क्या है, वॉट एवर कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट और वॉट एवर ही इज प्रॉमिसिंग, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म? सो कैन आई से the agreement is not valid as there is no possibility of performance. एक और एग्जांपल लो, I enter into contract with Prathamesh where Prathamesh promised to pay me 50 lakh rupees. कितना? 50 लाख रुपए, and I promised to construct a house for him within 30 days. 30 दिन के अंदर तो बेसमेंट भी नहीं खड़ा होता। मैंने उसको प्रॉमिस क्या किया, मैं 3 मंजिला इमारत तुमको 30 दिन में कंस्ट्रक्ट करके दूंगा। देयर इज एन अग्रीमेंट, देयर इज एन अग्रीमेंट। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सब पॉइंट फुलफिल होते हैं। अदर इसेंशियल्स देख लो, वो सब फुलफिल होते हैं, लेकिन अदर इसेंशियल्स में एक लास्ट पॉइंट है, वो क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस दैट विल बी 2 or 3 stored within a span of 30 days? Yes or no? Can the contract be valid? Can contract be valid? The contract is invalid on the basis of non possibility of performance. इसको मालूम है, ये जैसे तुम सबको समझता है वैसे इसको भी समझता है कि सर 30 दिन के अंदर घर बनाकर नहीं दे सकते, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 30 दिन हो गए, मैं घर बनाकर दिया नहीं, फिर बोले अब मैं सर को कोर्ट में लेके जाऊंगा। कोर्ट में जाके बोलोगे भाई सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, सर ने मुझे बोला था 30 दिन में परफॉर्म करता हूं, 30 दिन होकर निकल गए, सर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, अब तक मुझे घर बनाकर नहीं दिया, सर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, सर को पनिशमेंट दो। जज साहब बोलेंगे ना मुन्ना ना, देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो बोले ऐसे कैसे, मेरे पास एग्रीमेंट है, हम दोनों का फ्री कंसेंट है, सब है, हर चीज है, सेक्शन नंबर 10 के सब कंडीशंस हमने फुलफिल किए हैं। देयर इज एन अग्रीमेंट, ये देखो अग्रीमेंट, देयर इज फ्री कंसेंट, ना मैंने सर पे कोई दबाव डाला ना सर ने मुझ पे कोई दबाव डाला, देयर इज फ्री कंसेंट, देयर इज कंपिटेंसी ऑफ पार्टी, आई एम 18+, सर इज ऑल्सो 18+, सर की दिमाग की हालत भी सही है, मेरी भी सही है, देयर इज कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, देयर इज लॉफुल कंसिडरेशन, घर का लिया एग्रीमेंट किया है, कोई बंदूक विंदूक के लिए थोड़ी लिया है। फिर इसका लीगल ऑब्जेक्ट है, घर बनाना कोई कानूनी जुर्म नहीं, लीगल ऑब्जेक्ट भी है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा कोई कोर्ट ने बोला नहीं है कि ये एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड है। सच साहब सेक्शन नंबर 10 मैंने भी पढ़ा है, दिनेश सर ने पढ़ाया था सीए फाउंडेशन लॉ में, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उन्होंने बोला था, तो ये देखो मैंने डेफिनेशन बुक में लिख के भी लाया है, पूरा याद कर रट के है। What are the different essentials of valid contract which are given in section number 10, which says agreement with free consent, with competency of parties, lawful consideration, legal object, and not expressly declared void. All points are okay. I have fulfilled all the conditions of a valid contract. और सर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो सर को पनिशमेंट दो। फिर जैसा बोले ना मुन्ना ना, तुमने ठीक तरह से ना पढ़ा, तुम अगर ठीक तरह से पढ़ते तो ये गलती ना करते। तो बोले क्यों? वो बोले बेटा सर ने तुमको उसके बाद एक और चीज पढ़ाई थी। बोले क्या? कंडीशंस विच आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10 बट आर कंसिडर्ड एसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोले हाँ हाँ याद आया, याद आया ना, तो सेक्शन नंबर 10 मत बताओ हमें। मुझे मालूम है कि सेक्शन नंबर 10 में कहीं पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया नहीं है कि देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन बेटा देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which are essential to form a valid contract which are not expressly provided in section number 10 but are required to form a contract. बोले याद आए क्या? बोले हाँ, चलो खोलो किताब, अब बताओ कौन से पॉइंट है। सर वो बोलता 2 पार्टीज, चलो ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, वो भी ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज हमने राइटिंग में रखा है, सब सही है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, उसे मालूम है कि वो घर बनाना चाहते हैं, मुझे मालूम है इतना फ्लोरिड है, सब चीजें सही है। लेकिन 5वां पॉइंट क्या है पूछिए साहब? तो बोले पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज अंडरस्टूड थिंग एंड फैक्ट
that no one can construct a 3-storied building within a span of 30 days on the basis of impossibility of performance. This contract is not valid. It is a invalid agreement. It is a invalid agreement and it cannot be enforced by law. So आपको इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें खुद को पता था तुम एक ऐसे एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पे बेस्ड है. बाद में तुम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि सर मुझे इंसाफ दो. समझ में आया? समझ में आ रही है क्या बात? So these are the points which are not expressly provided in section number 10 but are required to form a valid contract. है या ना? राइट? अब इस पॉइंट को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं. जैसे मैंने क्या कहा सेक्शन नंबर 10 में एक्सप्रेसली इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, लेकिन अदर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हम देख रहे हैं ये कहीं पर भी एक्सप्रेसली दिए नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस जो है कोर्ट के सामने आई जिसके वजह से कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा और इस पॉइंट को इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे लिख दिया गया. एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसको अब ब्रीफ किया है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कौन से ऐसे केस आए थे कोर्ट के सामने जहां पर ये अदर इसेंशियल्स को कंपल्सरीली कर दिया गया टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो इनसे जुड़ी केस लॉज भी जो कुछ भी है वो अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं. इज इट ओके? इज इट ओके एंड फाइन? Go. So let's try to discuss all this point in detail. I'll also try to show you the case laws जिसके बेस पर ये डिसीजंस लिए गए हैं. पहला पॉइंट हमारा आता है टू पार्टीज. फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इज टू पार्टीज. One cannot enter into contract with oneself. This is an understood fact. I cannot enter into contract with myself for selling my bike to me and paying a price to myself. Can I? No. That means one cannot enter into contract with oneself. A contract should involve at least two parties. A contract should involve at least two parties. One making offer, second accepting the offer. Proposal when accepted becomes a promise. Promise and set of promises forming the consideration for each other becomes an agreement. An agreement enforceable by law becomes a contract. But for making a proposal, when one person signifies to another, there should be some other person. That means one person cannot signify himself. That means there have to be two parties. One is who is making offer, another person who is accepting the offer. The two parties to the contract can be natural person or artificial person created by law. There can be a contract between me and ABC Company Limited because ABC Company Limited is an artificial person created by law. We have seen types of business concerns. Types of business concern में joint stock company. Joint stock company में हमने क्या देखा? A joint stock company has a separate legal entity. Joint stock company is a separate legal entity having its own existence and is artificial person created by law. So if there is a contract between ISNU and ABC Company Private Limited, it will be a valid contract. कोई ये नहीं बोल सकता कि ABC Private Limited एक artificial person है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एक ही नेचुरल पर्सन है विष्णु तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ऐसा नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट should be between two parties. That two parties can be natural person or that two party can also consist of person who is an artificial person created by law. Are you getting my point? Can there be a contract between Prem and LLP? Yes or no? Yes or no? Can there be a contract between Prem and LLP? Because LLP also has its own existence. Are you getting my point? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी होना जरूरी है और दोनों पार्टी में एक पार्टी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हो सकता है. आर वी ओके? आर वी ओके? नेक्स्ट. नाउ व्हाट वाज द केस जिसके बेसिस पे टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ये निर्णय आया है, जिसका पॉपुलर केस है स्टेट ऑफ गुजरात. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी. नाउ आई होप you remember whatever I have taught you in chapter number 2 joint stock company. Forms of business organization में एक फॉर्म है वो है पार्टनरशिप फर्म. In case of partnership firm, the liability of the partners is unlimited, that is joint and several. All the partners are responsible for all the liability of the partnership firm jointly and severally. सबका जोड़ के और इंडिपेंडेंटली हर पार्टनर अपने लाइबिलिटी के लिए लायबल है, पर्सनली लायबल है. हाँ या ना? राइट? We have also seen in partnership firm that partners are the joint owner of the partnership firm. हाँ या ना?
इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स ज्वाइंटली ही पार्टनरशिप फर्म है। सो इससे मतलब हमें यह समझ में आया, क्या कहीं पर भी मैंने ये कहा कि पार्टनरशिप इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ? डिड आई से दैट आज मेरा सीधा बैठ, डिड आई से पार्टनरशिप is an artificial person created by law? That means partner and partnership firm are same. Partners are the joint owners of the partnership firm. Partners are the joint owners of the partnership firm. यानी पार्टनरशिप की जो भी एसेट है वो पार्टनर के जॉइंट एसेट्स है या ना? मैं, गणेश, विष्णु, प्रेम चारों पार्टनर एक फर्म में, तो फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की जितने भी एसेट है, क्या उस फर्म के एसेट के हम चारों कलेक्टिवली ओनर है या ना? और फर्म की जो लाइबिलिटी रहेगी उस लाइबिलिटी के लिए भी हम चारों कलेक्टिवली लाइबल है, हाँ या ना? यस और नो? अग्री? राइट। उसी के बेसिस पे ये केस है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। तो केस स्टडी आपको बहुत सारी है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। हर केस स्टडी को मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा उसकी उम्मीद मत करना। These are other essentials of valid contract which were provided out of some case study। इसलिए यहां के सारे पॉइंट की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन केस स्टडी को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो बाद में हर्षदा और तुम सब लोग कंफ्यूज मत होना कि सर ने हर एक केस स्टडी को इतना डीप में लेना है। कहीं पर भी किसी भी केस लॉ को डेप्थ में पूरा लिखने की जरूरत, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। एक्सप्लेन केस लॉ ऑफ रमन लाल एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आता। आपको कोई केस स्टडी दिया होगा, उस केस स्टडी के अंदर इस केस लॉ का रेफरेंस आएगा। क्या आएगा? इस केस लॉ का रेफरेंस। अगर कोई केस स्टडी का क्वेश्चन है और उसके अंदर रीजंस के अंदर आपको ये केस स्टडी का नाम वहां पे मेंशन करना है, यू जस्ट हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द केस लॉ, दैट्स इट। यू डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन द केस लॉ एंड हाउ द बोथ सिनारियोज आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? तब ये केस लॉ जब होगा तो मैं आपको समझा भी दूंगा कि फाउंडेशन में केस लॉ कैसे आते हैं, फाउंडेशन में केस लॉ किस तरह से लिखे जाते हैं और उसका फॉर्मेटिंग क्या है, ये आज के लेक्चर में हम यहां पर देख लेंगे। सबसे पहले तो हम केस स्टडी समझते हैं। गिवन केस स्टडी क्या है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। सो केस के फैक्ट्स क्या है? ये केस स्टडी जो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, तो हम पढ़ रहे कैसा नाम? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। हर बार जब केस स्टडी कहीं पर भी दी जाएगी या केस स्टडी का नाम होगा तो दो पार्टियों का नाम होता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू पार्टीज। सो यहां पर कौन है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। जिसका नाम पहले आता है उसे हम कहते हैं प्लांटिफ। क्या कहते हैं हम उसे? प्लांटिफ। क्या कहते हैं हम उसे? प्लांटिफ। और जिसका नाम दूसरा आता है उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। क्या कहते हैं हम? डिफेंडेंट। ये बताया था क्या मैंने? जिसका नाम पहले आता है वो कौन होता है? प्लांटिफ। जिसका नाम बाद में आता है वो होता है डिफेंडेंट। प्लांटिफ वो जो केस कर रहा है, डिफेंडेंट वो जो अपने जवाब दे रहा है अपने पक्ष में, राइट? सो प्लांटिफ कौन है? स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात सरकार जो है वो प्लांटिफ है, जिन्होंने केस किया है रमन लाल एंड कंपनी पे, और रमन लाल एंड कंपनी डिफेंडेंट है जो जवाब देंगे, राइट? अब केस के फैक्ट्स क्या है समझने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 1, रमन लाल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म। द पार्टनरशिप फर्म गोज इनटू डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्लोज डाउन, डिसॉल्व। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है ना, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना। द फर्म गोज इनटू डिसोल्यूशन। द assets left out of the dissolution of the firm are transferred to its partners. The sales tax officer wants to tax the transfer of the assets as sale. As per Partnership Act, the partners are the owners of the partnership firm. Conclusion held that there is no transaction of sale and not subject to sales tax. The partners being the joint owners of the assets of the partnership firm cannot be both the buyer and seller. ठीक है? अब मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करो। टैक्स ऑफिसर,
नाउ भाले इज द सेल्स टैक्स ऑफिसर. भाले इज सेल्स टैक्स ऑफिसर. उसने जुर्म का राह छोड़ दिया, उसकी आंखें खुल गई. दिनेश सर की क्लास में रहते हैं, उसे एक अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिली. प्रेरणा मिलते उसे और प्रेरणा मिली और वो जुर्म की राह छोड़कर सेल्स टैक्स ऑफिसर बन गया. अब एक कंपनी है रमन लाल एंड कंपनी. इस रमन लाल एंड कंपनी में 4 पार्टनर है. पहला है विष्णु, फिर दूसरा है गणेश, फिर तीसरा है दिनेश और चौथा है प्रेम. So there is a partnership firm which is Raman Lal and Company, which is Raman Lal and Company, and Raman Lal and Company के 4 पार्टनर है, दिनेश, गणेश, विष्णु एंड प्रेम. हम 4 पार्टनर है. हम चारों पार्टनर ने मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म बनाई. हमारे पार्टनरशिप में बहुत कुछ है. लेट्स से एक बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग. हमारी एक बड़ी ऐसी फैक्ट्री है जहां पर हम फर्नीचर बनाते हैं. आर्ट है, आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट. फिर एक BMW कार है. बाजीराव के तलवार पर और सर के ड्राइंग पे संदेह नहीं करते. नो संदेह. देयर इज वन फैक्ट्री. There is factory, there is office building, there is BMW and लेट्स से ये फैक्ट्री बिल्डिंग के बाजू में ये ओपन लैंड है. राइट? चलो ठीक है. अभी भाले प्रेरणा मिलने के बाद, प्रेरणा मिली है उसे, भाले को प्रेरणा मिली है. प्रेरणा से उतनी प्रेरणा मिली कि वो जुर्म का राह छोड़कर अब पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेने लगा. कटरीना को वो भूल चुका है क्योंकि कटरीना जो है वो मुंद्रा जी के साथ भाग चुकी है. मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने तक कटरीना बहुत बार भागेगी, वापस आएगी, जाएगी, 2-4 शादियां करेगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, चलता रहेगा. क्योंकि कटरीना मुंद्रा जी के साथ भाग गई है तो भाले का दिल टूटा है और टूटते हुए उसने कहा है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे. अब भाले ऐसे रो रहा है, जग सुना सुना लागे, रो रहा है भाले. इतना सा भाले इतने बड़े बड़े आंसू निकाल रहा है, इतने सा भाले इतने बड़े बड़े आंसू निकाल रहा है. और वहां पर बाजू में खड़ी प्रेरणा बोली, अगर माए लेकरू कितने रोते हैं. तो वहां पे जाके पूछी, कहा चलो माँ, वाई आर क्राइंग? तो बोले, मेरे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात, और मेरे दोस्त ने मेरे पीठ में खंजर खोपस दिया. बोले क्या किया? बोले कटरीना को भगा लिया. मैं प्यार करता था उससे, वो माई टू लव. मैं उसके लिए बोला मैं चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, बट नॉनसेंस. कटरीना भी ऐसी निकली, मुंद्रा जी ने नया आईफोन दिखाया, उसके पीछे भाग गई, लालच दे दिया उसे. क्या हुआ? हम वीवो वाले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले नहीं है क्या? हम वीवो वाले हैं लेकिन हम
दिल वाले हैं, आईफोन वाले हैं, नहीं है तो क्या हुआ? हाँ, हम वीवो वाले हैं। अच्छा तुम वीवो वाले हो, तुम वीवो वाले हो, तुम वीवो वाले हो, ठीक है कोई बात नहीं, कटरीना नहीं करी शादी तो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। लेकिन लेकिन तब प्रेरणा मिलते ही भाले को प्रेरणा मिली, और प्रेरणा से प्रेरणा लेकर हमारा भाले झूम की राह छोड़ दिया, हमारी बेचारी निर्जरा को उसका घर वापस दे दिया और बोला जाओ तुम्हें बख्श दिया। और प्रेरणा लेते ही, प्रेरणा मिलते ही वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर एक सेल्स टैक्स ऑफिसर बन गया। राइट? कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, देश, देशभक्ति सब जाग गया। वो बोला सिर्फ दिन रात देश के लिए काम करना है। तो अब सेल्स टैक्स ऑफिसर बना है, अलग अलग चीजें उसके सामने चल रही हैं। अचानक से हमारे फर्म का एक केस उसके सामने आता है, जहां उसे पता चलता है कि रमन लाल एक कंपनी, आप थोड़ा सा सीरियस नोट पे आओ, हंसी मजाक बाजू में रखो। रमन लाल एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। इस फर्म के 4 पार्टनर है, एक है विष्णु, दूसरा है गणेश, तीसरा है प्रेम। गणेश, विष्णु, दिनेश एंड प्रेम, ये 4 लोग पार्टनर है। ये पार्टनर की बहुत सारी संपत्ति है, उसमें बिल्डिंग है, ओपन प्लॉट है, फिर इसके अलावा BMW है और फैक्ट्री है। सी दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। इफ यू रिमेंबर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैन द पार्टनरशिप होल्ड द असेट्स ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम? Yes or no? Yes, they can. They can. They can. As the partnership comes into existence, they can hold the assets in the name of the firm. The partnership firm can hold the assets in its own name. The partnership firm can incur liability in its own name. पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे एसेट्स भी रख सकती है, पार्टनरशिप फर्म लाइबिलिटी भी अपने नाम पे इनकर कर सकती है। लेकिन कल को लाइबिलिटी अगर पार्टनरशिप फर्म मीट नहीं कर पाती तो उस केस में पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा होता है क्या? नहीं, एसेट उनके, लाइबिलिटी भी उनकी, और किसी भी चीज में, किसी भी कारण में मेंबर को कंपनी के लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाता, क्योंकि मेंबर की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में यह फंडा चलता है क्या? नहीं। पार्टनरशिप फर्म में यह फंडा चलता है क्या? नहीं। पार्टनरशिप फर्म में क्या चलता है? पार्टनरशिप फर्म में फर्म अपने नाम पे एसेट रख सकती है, पार्टनरशिप फर्म में फर्म अपने नाम पे लाइबिलिटी इनकर कर सकती है। लेकिन कल को अगर फर्म अपनी लाइबिलिटी रिपेयर नहीं कर पाती तो उस लाइबिलिटी के लिए पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म के, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। डू यू अग्री? Now there is this partnership firm Ramanlal and Company. There are 4 partners, Vishnu, Ganesh, Dinesh and Prem. We both are partners. हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तभी जाकर BMW आई है, फैक्ट्री बनी है, बिल्डिंग बनी है, प्लॉट बना है। लेकिन अल्टीमेटली कोई कारणवश अब हम लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता है। चारों पार्टनर बैठे हैं, बोला अब तक बहुत काम कर लिया, मैं बोलता हूँ मुझे वर्ल्ड टूर के जाना है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, हर किसी को कुछ ना कुछ करना है। तो बोले कि आप बिजनेस नहीं होगा, एक काम करते हैं अपन अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए हमें चारों को ध्यान देना होगा। तो एक काम करते बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं। वी ऑल कलेक्टिवली डिसाइडेड टू डू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हम चारों ने क्या डिसाइड किया कि फर्म का डिसोल्यूशन करना है। डिसोल्यूशन करना है यानी कंपनी को बंद करना है, फर्म को बंद करना है। देखो, फर्म के नाम पे असेट भी रख सकता है, फर्म के नाम पे लाइबिलिटी भी इनकर कर सकता है। क्योंकि हमारी कमाई बहुत ज्यादा थी, हमने फर्म ने डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद जितने भी लाइबिलिटी थे वो पे कर दिए, जितनी भी लाइबिलिटी वो पे कर दी। लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा फर्म को, ये बात तो पहले तय है। अगर फर्म से लाइबिलिटी पे नहीं होती तो उसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी जो पार्टनर है, ही विल बी पर्सनली लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। लेकिन फर्म के पास पैसा बहुत था, फर्म ने जितनी भी लाइबिलिटी थी अपने फर्म के पैसों में से सब कुछ क्लियर कर दी। नाउ देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। पूरा सब कुछ, जो कुछ भी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद अब फर्म के पास 4 असेट बच जाते हैं। अब फर्म के पास 4 असेट बच जाते हैं, जिसमें पहला असेट है फैक्ट्री बिल्डिंग, दूसरा असेट है BMW, तीसरा असेट है लैंड, और चौथा असेट है ऑफिस बिल्डिंग। अभी 4 असेट बच गए। अनडाउटेडली
ये जो असेट है अभी ये जो है ये रमन लाल एंड कंपनी के नाम से है। किसके नाम से है? रमन लाल एंड कंपनी। आर द पार्टनर जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म? यस और नो? हाँ या ना? ये 4 असेट्स है, ये चारों असेट्स पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है। अब ट्रांजैक्शन क्या हुआ है समझने की कोशिश करो। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में जा चुकी है, डिसोल्यूशन में जाने के बाद सब लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, सब लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद अब ये 4 असेट जो है कंपनी के पास बचे, फर्म के पास बचे, जिसमें फैक्ट्री बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ओपन लैंड है और बीएमडब्ल्यू है। तो चारों पार्टनर्स बोले बोलो अब कैसा करने का? तो सब बोले कि ठीक है कुछ ना कुछ करते हैं, अपनी चारों असेट्स अपन चारों में बांट लेते हैं। ठीक है, मैं बीएमडब्ल्यू लवर हूं तो मैंने कहा मैंने बीएमडब्ल्यू कार मैं ले लेता हूं, मेरे पास बाइक भी है, कार भी आ जाएगी, राइट? सो दिनेश डिसाइडेड टू टेक बीएमडब्ल्यू कार। गणेश बोलता है मेरे को फैक्ट्री करने का, आगे भी फैक्ट्री का काम चलाता रहूंगा, अब तक फैक्ट्री मैं ही देखते आया तो फैक्ट्री मैं रखूंगा। फैक्ट्री बिल्डिंग was kept by Isnu, Ganesh, sorry, गणेश। विष्णु सोच रहा है कि मैं कुछ छोटा मोटा अपना ऑफिस विफिस कर लूँ, अपना कोई साइड बिजनेस कर लूँ तो मुझे ऑफिस के लिए जगह लगेगी। तो फिर वो बोलता है कि मैं जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग रख लेता हूँ, उसी में मेरा ऑफिस बना लेता हूँ। तो फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग जो है, ऑफिस बिल्डिंग जो है वो विष्णु बोलता है कि मैं रख लेता हूं। अब प्रेम बोल रहा है तुम सब कुछ ना कुछ कर रहे हो तो मैं भी कुछ तूफानी करता हूं। मैं सोचता हूं कि चलो ठीक है मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में चला जाऊंगा, मैं अपना खुद अपार्टमेंट बनाता हूं, अपार्टमेंट बनाने के लिए मुझे जगह लगेगी तो एक काम करता हूं ओपन प्लॉट मैं रख लेता हूं। सो ए ओपन लैंड इज केम बाय प्रेम। ठीक है, तो बीएमडब्ल्यू कार मैंने रख ली, फैक्ट्री गणेश ने रख ली, ऑफिस बिल्डिंग विष्णु ने रख ली और ओपन लैंड प्रेम ने रख लिया। अब देखो बिफोर डिसोल्यूशन, बिफोर डिसोल्यूशन these assets were owned by the firm that is partnership firm जो कि है रमन लाल एंड कंपनी। आफ्टर डिसोल्यूशन these assets were transferred from the name of the firm to the partners individual name। यानी डिसोल्यूशन से पहले बीएमडब्ल्यू के आरसी बुक पे नाम क्या था? रमन लाल एंड कंपनी। डिसोल्यूशन के बाद जब मैं वो मेरे नाम पे ट्रांसफर करवा ले रहा हूं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दिनेश शर्मा। उसके आरसी बुक पे नाम क्या आ जाएगा? दिनेश शर्मा। फैक्ट्री पहले रमन लाल एंड कंपनी के नाम से थी, अब फैक्ट्री बिल्डिंग किसके नाम से हो जाएगी? गणेश फुले के नाम से हो जाएगी। ऑफिस बिल्डिंग किसके नाम पे थी? रमन लाल एंड कंपनी, अब वो किसके नाम पे आ जाएंगी? विष्णु जाधव के नाम से आ जाएगी। ओपन लैंड पहले किसके नाम से था? रमन लाल एंड कंपनी, अब वो किसके नाम पे हो जाएगा? प्रेम डाले। अब ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? डिसोल्यूशन हुआ है। डिसोल्यूशन होने के बाद असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स। तो हमारे होशियार भाले ने क्या बोलना है सुनो। सेल के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, सेल के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। और भाले जी का यह कहना है कि जज साहब फर्म के पास असेट थे, फर्म के पास असेट थे, तो असेट जो है पार्टनर को दिए गए, यानी फर्म ने अपने असेट्स पार्टनर को बेचे हैं, फर्म ने अपने असेट्स पार्टनर को बेचे हैं। सो देयर इज सेल ऑफ बीएमडब्ल्यू कार, देयर इज सेल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, देयर इज सेल ऑफ ओपन लैंड, देयर इज सेल ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस और फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग। देयर इज सेल बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर को दी गई है, बेची गई है, इसीलिए ये एक सेल ट्रांजैक्शन है। और ये जो ट्रांसफर हुआ है, इन सभी ट्रांसफर के ऊपर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से सेल्स टैक्स लगना चाहिए। डू यू अग्री विद भाले जी? डू यू अग्री विद भाले जी? कितने लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं? ओ भाले, डू यू अग्री विद योर सोच? वरना पता चला भाले खुद ही अग्री नहीं करता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद भाले's थॉट? देखो
अब यहां पर केस क्या है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी. द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. द सेल्स टैक्स ऑफिसर इज सेइंग दैट दिस ट्रांसफर इज सेल एंड वी शुड ट्रांजैक्ट इट एज सेल एंड वी शुड टैक्स सेल्स टैक्स फॉर सेम. इज देयर एनी सेल ऑफ द प्रॉपर्टी? देयर इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म टू द पार्टनर्स. अभी हमने पॉइंट देखा, पॉइंट क्या चल रहा है, टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर फॉर्मिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर सेल है तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होने चाहिए. एक होना चाहिए सेलर, एक कौन होना चाहिए, सेलर. दूसरे कौन होनी चाहिए, बायर. अगर पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट में अगर दो पार्टी है, एक सेलर एक बायर है, तो सेल होगा, और सेल जब होगा तब उसके अंदर से हम सेल्स टैक्स ले सकते हैं, है या ना. अब मुझे बोलो सेलर कौन है, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर भाले के हिसाब से कंपनी फर्म, और बायर कौन है, पार्टनर. पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप एक्ट 1932 states that partners are the joint owners of the partnership, or partners are the joint owners of the assets of the firm. So पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो कुछ भी एसेट फर्म के थे, इसके जॉइंट ओनर कौन था, यानी BMW फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग एंड ओपन प्लॉट, ये सभी फर्म के नाम पे थे. लेकिन फर्म के नाम की ये जमीन इज जॉइंट ओनरशिप ऑफ गणेश, दिनेश, विष्णु एंड प्रेम. GDIP, 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 ये चारों के हम कलेक्टिव ओनर है, जॉइंट ओनर है. हम ओनर है, हम हमारे एसेट्स हमको ही ट्रांसफर कर रहे हैं. आर देयर टू पार्टीज? आर देयर टू पार्टीज? क्या हम हमारे को खुद को ही पैसे देंगे क्या? सेल्स टैक्स ऑफिसर बोल रहा है ऐसे नहीं. फर्म के नाम पे एसेट है तो फर्म अलग इंडिविजुअल है. इज इट आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ? Is partnership firm a artificial person created by law having a separate legal entity? No. फीचर्स में देखा क्या? LLP है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है. इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन. यानी कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, जो कुछ भी अरेंजमेंट या अग्रीमेंट हो रही है, ये फर्म के और फर्म के पार्टनर्स के बीच में हो रही है. फर्म के पार्टनर ही जॉइंट ओनर है फर्म के, तो मतलब पार्टनर और पार्टनर के बीच का ही अग्रीमेंट है. बेचने वाले भी ओनर से, लेने वाले भी ओनर से. बेचने वाले कौन है, गणेश. सर ट्रांसफर करने वाले कौन है, गणेश, दिनेश, विष्णु एंड प्रेम. लेने वाले कौन है, गणेश, दिनेश, विष्णु एंड प्रेम. सो डू यू थिंक द सेलर एंड बायर कैन बी सेम एंड देयर बी ए सेल कॉन्ट्रैक्ट? कैन देयर बी ए सेल कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर एंड बायर आर सेम? मैं ही बेच रहा हूं, मैं ही खरीद रहा हूं, हम चारों मिलके ही ट्रांसफर कर रहे हैं और हम चारों ही ले रहे, तो इसमें कोई नया बायर है क्या? Are there two parties or there only one party to contract? There is only one party to contract. Can there be a contract? No. Can there be sale? So can there be sales tax? So कोर्ट ने क्या बोला होगा? There are no two parties to the contract as provided in the Partnership Act 1932. The partners are the joint owners of the assets of the firm. Hence, in the given case, the result was given in favor of रमनलाल एंड कंपनी. और सेल्स टैक्स ऑफिसर की ये जो सोच थी, इसे खारिज कर दिया गया और ये क्लियरली बता दिया गया. तब से फॉर फॉर्मिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स दैट देयर शुड बी टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. दैट देयर शुड बी टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. इफ देयर आर टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, देन एंड देन ओनली देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी ओके, समझ में आया? इस तरह से बहुत से केस हुए हैं जिसमें से ये अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट निकल के आए हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? केस स्टडी समझ में आया रमनलाल एंड कंपनी? तो चलो अब इसके बाद, हाँ बोलो ना सर. किसके लिए बोल रहे? डाउट के लिए कि टाइम के लिए? टाइम का कुछ नहीं, सर आएंगे मैं बंद कर दूंगा. बोलो. राइट, ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये पॉइंट समझ में आया क्या? आर वी ओके? दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच.